वेलकम टू ओलीवुड। दिसंबर बैंक्स इन न्यूज़ एसबी मेंस में आपके बहुत काम आने वाला है। मंथली रिवीजन मैं ले आया हूँ आपके लिए। जस्ट 15 मिनट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिन्हें आप मिस करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मैं आपके सामने मतलब रखने वाला हूँ। ठीक है, तो बैंक से न्यूज़ देखने वाले हैं पार्ट 1, 2, 3 जो आपके लिए कंपाइलेशन लाई गई थी। लेकिन उन वीडियोस के अंदर क्या बात थी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया जाता था। इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ जो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप वो किसी वजह से पुराने वीडियोस नहीं देख पाए हैं, तो वो मैं आपके इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। चिंता मत कीजिएगा कि आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और दिसंबर की तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपके मेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट कितना है, 6.25%। तो रेपो रेट का मतलब पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज ऑर्डर। रीपर्चेज नाम से पता चल रहा है कि जब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख देते हैं और पैसे ले लेते हैं, और एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करते हैं कि वी विल रीपर्चेज दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच हैज़ बीन गिवन टू यू। ठीक है, तो जो रीपरचेज किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसीलिए इसे रेपो रेट बोलते हैं। 6.25% के ऊपर ये चार्ज किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। या हम कह सकते हैं कि जो एक क्वांटिटेटिव मेजर लिए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के थ्रू लिए जाते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं कि मोरल सुएजन हो गया, या किसी भी तरीके के अंदर कह दिया गया कि भाई इस सेक्टर के अंदर आप लैंडिंग मत कीजिए। ठीक है, वहाँ से पैसा सक आउट करना है। लेकिन जब क्वांटिटेटिवली, जब परसेंटेज वाइज आप कह देते हैं कि हम इतना आपको चार्ज करेंगे, जब आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आप भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो लोगों के पास पैसा कम पहुँच पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के जो मेजर्स लिए जाते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। तो जो 6.25% है वो रेपो रेट है, और जो रिवर्स रेपो वो 3.35% है। 3.35 रिवर्स रेपो क्या होता है कि जब आरबीआई पैसे बोरो करता है। ठीक है, जब आरबीआई पैसे बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, तो उसे रिवर्स रेपो पे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6% है। एमएसएफ और बैंक रेट दोनों इक्वल है, 6.5%। कैश रिजर्व रेशो और जो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो है वो 4.5% एंड 18% है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको जरूर याद रखने हैं। लास्ट में क्विक डाटा फैक्ट जो एक दिन दो दिन पहले आपके लिए अपलोड किया जाएगा पेपर से, उसमें आपको सारे जो सी पी आई डब्ल्यू पे इंडेक्सेस वगैरह हैं, जो एन पी एस है, या मान लीजिए पी पी एफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चिंता मत कीजिए, लास्ट डे पे आपको जो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड की है डेडलाइंस फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स टू मीट गाइडलाइंस ऑन वॉल्यूम ऑफ यूपीआई। वॉल्यूम ऑफ यूपीआई में कहा गया है कि 30% से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स टोटल हो रही है उनका 30% से ज़्यादा कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर है, मान लीजिए कि पेटीएम है, गूगल पे है, ठीक है, अमेजन पे है, तो वो उससे ज़्यादा ऑनर नहीं कर सकते। मतलब अगर 100 ट्रांजेक्शन्स हो रही है तो 31वीं ट्रांजेक्शन जो पेटीएम के पास पहुंचेगी या गूगल पे के पास पहुंचेगी वो रिजेक्ट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं करना, क्यों, ये मकसद सीधा सीधा ऐसा करने का ये था कि जो सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर कंपटीशन जनरेट हो सबके अंदर, कि जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रही है वो अपने पास स्विच करें। और जैसे ही वो अपने पास स्विच करेंगे तो दूसरे पेमेंट जो एग्रीगेटर्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो चाहेंगे कि हमारे पास रुके लोग, और हमारे पास रुके लोग में वो अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। तो इस तरह का कंपटीशन क्रिएट करने के लिए ये एक तरीके की गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन क्योंकि 31वीं रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, और मोनोपली सी हो चुकी है कि गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, इस तरीके के जो दो तीन कंपनीज हैं वही जो मार्केट के अंदर मोस्टली शेयर घेरे हुए हैं। ठीक है, तो सब में इक्वालिटी है, इसके लिए टाइम और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो और जैसे कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो डेडलाइंस हैं वो हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि कभी नहीं कहा जा सकता कि 31%, 30% से ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन होंगी उन्हें आप ऑनर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है वॉल्यूम ऑफ यूपीआई 31 दिसंबर 2024 तक। आईएफएल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड। पैसिव टैक्स सेवर फंड में क्या होगा कि जो एक तरीके से ये एक प्रतिबिंब की तरह काम करेगा। अलाइनमेंट इसकी वैसी होगी जैसे कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो मार्केट के अंदर जो शेयर काम करें, मतलब परफॉर्म करेंगे, वैसे ही आपका पैसा इस टैक्स सेविंग फंड के अंदर परफॉर्म करने वाला है। और टैक्स सेविंग फंड है, इसका मतलब ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम स्पेस के अंदर आता है। ठीक है, इंडिया विल बी, और इक्विटी लिंक्ड जो सेविंग स्कीम्स हैं उसमें आपका पैसा कितने टाइम के लिए लॉक रहता है, 3 साल के लिए।
ठीक है, 3 साल के लिए लॉक रहता है और आपको 80C के अंदर छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, जैसे कि PPF एंड आपका सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर भी मिलती है। ठीक है, ओवरऑल 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट है, वो चाहे आप PPF में डाल के पूरी कर लीजिए, चाहे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में डाल के पूरी कर लीजिए। इंडिया विल बी फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू रिसीव $100 बिलियन फ्रॉम रेमिटेंसेज ड्यूरिंग 2022। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पहली कंट्री होगी जिसने रिसीव किया है $100 बिलियन रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? दूसरी कंट्री से जो पैसा आता है उसे रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और जाने वाले को भी रेमिटेंस बोलते हैं, इसलिए तभी तो रिसीव नाम लिखा गया है आगे कि रिसीव करने वाला $100 बिलियन रिसीव करने वाली पहली कंट्री बन जाएगी। ठीक है, हालांकि साउथ एशिया रीजन की जो रेमिटेंसीज है वो 10% से डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर 12% इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एडलवेस म्यूचुअल फंड ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 4 ट्रेंड्स ऑफ भारत ETF। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से पता चल रहा है कि वो फंड्स जो ट्रेड किए जा सकते हैं एक्सचेंज के अंदर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो फंड्स ट्रेड किए जा सकते हैं, खरीदे बेचे जा सकते हैं, उन्हें ETF बोला जाता है। भारत ETF जो है वो एक फर्स्ट कॉर्पोरेट ETF बॉन्ड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो इसका ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है भारत ETF, जो इन्वेस्ट करता है आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ AAA रेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज के, उनके अंदर। AAA मतलब बड़ा सेफ बॉन्ड है ये। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 15% तक की इक्विटी जो होगी, अपना एक्सेस फंड जो होगा वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि इक्विटी मैंने आपको पहले ही बताया रिस्की होता है। इक्विटी और डेट दो तरीके की बोरोइंग कंपनी के द्वारा की जाती है। इक्विटी में वो आपको ओनरशिप देती है, शेयर्स देती है। डेट के अंदर वो सीधा सीधा पैसा उठा लेती है और आपको बता देती है कि इतने टाइम बाद आपको इतना ब्याज मिल जाएगा और आपके पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि एक रिस्की काम है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है कंपनी के लिए, और जैसे कि ESIC है जो इतना बड़ा कॉरपोरेशन है, तो उसको अप्रूवल मिला है कि वो एक्सेस जो फंड होगा उसका 15% तक वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा। गोल्ड सिका जो कि एक ज्वेलरी कंपनी है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ओपन क्यूब, दोनों ने मिलकर ये टाई अप किया कि वो फर्स्ट गोल्ड ATM लॉन्च करेंगे। गोल्ड ATM की खास बात क्या होगी कि वो रियल टाइम गोल्ड ATM होगा और आपका पैसा, मतलब पैसे की बजाय आपको गोल्ड कॉइन, आपका अकाउंट डिटेल फैच करके गोल्ड कॉइन दे देगा। ठीक है, जैसे कि नोट से निकलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अवार्ड जीत लिया है EAG लॉरेट अवार्ड इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सोची रशिया के अंदर जो ये प्रोग्राम हुआ ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा को ये अवार्ड दिया गया। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया है, तो ओबियसली दो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज़ के अंदर ही, अथॉरिटी के अंदर ही ये साइन किया जाता है। मालदीव के साथ ये साइन किया गया है। $200 मिलियन का ये मैक्सिमम ट्रेंचेस को है लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो डॉलर, मान लीजिए कि मालदीव की करेंसी रुपया, मान क्या लीजिए है ही रुपया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी भी दो कंट्रीज जो है, ठीक है, एक की डॉलर है, एक की मान लीजिए कि यूरो है, या अगर हम इंडिया की बात करें तो हम रुपी है। ठीक है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि किसी भी तरीके का अगर व्यापार किया जाएगा तो जब जो कंट्री इंडिया को जो पे किए जाएंगे वो डॉलर में ही पैसे पे किए जाएंगे, चेंज करवा के रुपीज़ में नहीं दिए जाएंगे, और जो डॉलर वाली कंट्री को रुपी दे दिए जाएंगे। तो डॉलर वाले के पास रुपी आ गया, मतलब फॉरेन करेंसी आ गई, और रुपी वाले के पास डॉलर आ गया। तो दोनों के जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज होते हैं उनका मकसद क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज को स्ट्रॉन्ग करना। तो इस स्वैप एग्रीमेंट के अंदर ये भी कवर हो गया आपका। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। गोफ्रगल टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है ओमनी चैनल ERP सॉल्यूशन, और DBS बैंक इंडिया ने, दोनों ने मिलकर ये टाई अप किया है कि वो एम्पावर करेंगे MSME सेक्टर को। MSME सेक्टर में आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर के अकॉर्डिंग इनको बांटा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कितना करोड़ वाले को स्मॉल में माना जाएगा, कितने करोड़ वाले को मीडियम में माना जाएगा। तो 1, 10 और 50 ऐसे याद रखना। और इन्वेस्टमेंट गुना में 5 करने पे टर्नओवर आ जाता है, तो 5, 50 और इसको 5 से करेंगे तो 250। तो ये करोड़ है कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उसे माइक्रो कंपनी बोला जाएगा। ठीक है,
माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा। अगर 10 करोड़ तक है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो उसे स्मॉल बोला जाएगा, और मीडियम बोला जाएगा अगर 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, टर्नओवर 250 करोड़ तक है। लेकिन ऑप्शन मतलब एक केस ये भी हो सकता है कि फ़र्क आ जाए कि एक तो कवर हो रहा हो लेकिन दूसरा ना कवर हो रहा हो। जैसे कि मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो है आपका 9 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन टर्नओवर है वो आपका 53 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये क्योंकि इनमें से बाहर चला गया तो बाहर जाएगा तो वो अगले में काउंट किया जाएगा, उसे मीडियम एंटरप्राइज बोला जाएगा। तो ये हर साल वेरी कर सकता है कि कोई इस साल स्मॉल था तो वो अगले साल माइक्रो भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन MSME इंडस्ट्री के द्वारा आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई है। इक्वेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने साइन किया है MOU कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ, स्पर्स सेंटर के तौर पे ये यूज़ करेगा जो MOU साइन किया गया है इक्वेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। स्पर्स क्या होता है? डिफेंस सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विसेज, और डाटा वेरिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्पर्स जो आपके पेंशनर्स हैं, अगर आप बैंक में ऑलरेडी काम करते हैं तो आपको पता होगा कि स्पर्श जो लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म, उसमें आपके जो लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं सारा कुछ वहीं पे अब अपलोड हुआ करेगा, ठीक है। सिडबी ने टाई अप किया है M1 एक्सचेंज के साथ, जो कि एक आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। M1 एक्सचेंज क्या है? ट्रेड्स के फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। एक एक्सपोर्टर 100 करोड़ का माल भेजता है इंपोर्टर को, इंपोर्टर कहता है कि मैं आपको ये 100 करोड़ रुपए 3 महीने बाद पे करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आगे काम चालू रखना है अपना, ठीक है, तो ये पैसा तो हाथों हाथ चाहिए। कई बार इमरजेंसी हो जाती है तो 3 महीने तक रुक नहीं पाता, तो ये क्या करेगा, एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के पास जाएगा और कहेगा कि मेरा ये इनवॉइस है उसको डिस्काउंट कर दीजिए, जो मेरा ये रिसीवेबल है जो मैं रिसीव करने वाला हूँ फ्यूचर के अंदर, उस ट्रेड रिसीवेबल को आप डिस्काउंट कर दीजिए। और ये जो काम करता है उसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये ऑनलाइन होता है, अपलोड हो जाते हैं इनवॉइस वगैरह, ऑथेंटिसिटी देख के ये पे किया जाता है। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जैसे कि मान लेते हैं M1 एक्सचेंज के पास ही गया कोई MSME, ठीक है, तो MSME का जो इनवॉइस है उसको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। 100 करोड़ की बजाय हाथों हाथ उसे 98.5 करोड़ रुपए मान लीजिए दे दिए जाते हैं, ठीक है। वो नेगोशिएशन होता है कि कितने में ये दोनों आपस में राजी होते हैं। तो मान लेते हैं 98 करोड़ में ये डिस्काउंट कर दिया गया, तो जो 98 करोड़ रुपए हैं वो इसको मिल जाएंगे 98, और 3 महीने बाद जो ये इसको पे करने वाला था वो इसको पे करने की बजाय अब इसको पे कर देगा, ठीक है। तो ये 100 करोड़ इसे मिल जाएंगे, 2 करोड़ का इससे फ़ायदा हो गया। ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म फ़ायदा कमाता रहता है, इसको भी फ़ायदा, इसको तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, और इसको भी फ़ायदा 2 करोड़ का, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कि हाथों हाथ अगर पैसा चाहिए तो दे दिया जाएगा। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी, जो पॉलिसी है जो अपने आप में एक अलग तरीके का क्लेम है, जो लिमिटलेस बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रही है। ऐसे ही टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है, जिसमें उन कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा जो रिस्क ले सकते हैं और इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं। एक हाई रिस्क एपेटाइट जिनका होगा वो इसमें इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिसका थोड़ा सा रिस्क कम लेने का मन है वो डेट में लगा देगा। सिबिल ने और ऑनलाइन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्होंने और सिडबी ने मिलकर टाई अप किया है, एक फिट रैंक लॉन्च की जाएगी। MSME जो सेक्टर के जो फर्म्स हैं उनको लोन लेने के लिए जब वो जाएंगे तो उनकी फिट रैंक चेक की जाएगी, और उस रैंक के अकॉर्डिंग पता चल पाएगा कि अगले 12 महीने के अंदर ये MSME नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसे लोन चांसेस कम होंगे मिलने के, उस रैंक को क्या बोला जाता है, फिट रैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और फिट जैसे कि सिविल का नाम आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल जो है वो 300 से 900 के बीच में स्कोरिंग देता है कंज्यूमर्स को, और -1 की रैंक उसको देता है जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, कोई लोन पहले नहीं लिया होता, वरना 300 से 900। 300 जिसकी रैंक है, जिसका स्कोर 300 है, उसका मतलब सबसे कम स्कोर है और ये हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैटेगरी ऑफ कस्टमर है, ठीक है। और लोवेस्ट रिस्क है आपकी 900 के अंदर, मोस्टली आपका 750 से ऊपर अच्छा माना जाता है, 700 750 से ऊपर। स्टेट ओन बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्लान किया है कि यह मेजोरिटी जो स्टेक है नैनीताल बैंक के अंदर वो अपना बेच रहा है। इस तरीके के जो बेचने को क्या बोला जाता है, डाइवेस्टमेंट बोला जाता है। मेजोरिटी शेयर होल्डर जो शेयर होल्डिंग है वो नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंदर डाइवेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मनीला बेस्ड ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस के अंदर जो है, इसने इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक इंडिया के लिए 7% पे रखा है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, ठीक है। HDFC बैंक ने अनाउंस किया कि ये 6th एनुअल
ग्रांट प्रोग्राम लेके आ रहा है। इसका जो किस इनिशिएटिव के साथ ये टाइप किया गया है, स्टार्टअप इंडिया के साथ। इसको क्या नाम दिया जा रहा है, परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट, जो आइडेंटिफाई करेगी जो वो स्टार्टअप्स जो वर्क कर रहे हैं सोशल इम्पैक्ट स्पेस के अंदर, और उन्हें मॉनेटरी ग्रांट दी जाएगी उनके इनक्यूबेटर्स को। ठीक है। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की जो 2 सीरीज़ है वो लाई गई है, जो ओपन हो रही है दिसंबर और मार्च के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है। जो ऑनलाइन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करेंगे तो 50 रुपीज़ पर ग्राम की छूट मिलेगी उन्हें, अगर ऑनलाइन कोई अप्लाई करता है, ख़रीदता है तो ये बढ़ावा देने के लिए है, इन जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है। सोवेरियन गारंटी होती है, वो क्या होता है कि गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। स्टॉक ब्रोकरेज एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है रूट्स, जो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स जो होंगे मार्केट के अंदर उन्हें एजुकेट करने का और मार्केट एनालिसिस करने का काम करेगा। वहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, एक्सप्लेनर्स मिलेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, इस तरीके के मार्केट कंडीशन में आपको कैसे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस तरीके की जानकारी आपको रूट्स के अंदर मिलेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिक्लेयर किया जीरो फी बैंकिंग। इसमें क्या होगा कि अगर कोई पासबुक चार्जेस है, नेफ्ट चार्जेस है, वो वेव कर दिए जाएंगे अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। तो लास्ट स्लाइड है, रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर जो है वो ईज हो गई है, 5.88% देखी गई नवंबर 2022 के अंदर, जो कि 6.77 थी अक्टूबर के अंदर। ठीक है। अब बस ये 1% ही आपको याद रखना। और ये ईज होने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 से 6% का जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का, जो कि 4% ±2% से निकाला जाता है, तो उसके बीच में गिर रहा है। ठीक है। और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फेल हुआ तब माना जाता है अपने पॉलिसीज़ के अंदर जब 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर ये बैंड के अंदर अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको ना रख पाए तो। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं रख पाता है तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें कुछ प्रावधान रखने पड़ते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है कि आने वाले टाइम में वो इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। बैंक्स ने 10,09,511 करोड़ रुपए के लोन्स जो हैं वो रिटर्न राइट ऑफ किए। राइट ऑफ का मतलब लॉस एसेट में कन्वर्ट कर दिए गए, डायरेक्टली बैलेंस शीट से हटा दिए गए। तो ये नंबर आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को। ये एनपीए क्या होता है कि वो एसेट्स, वो लोन्स जो आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। डिटेल में आपको ऑलरेडी करवाया गया है। होलसेल प्राइस जो बेस्ड इन्फ्लेशन थी वो डिक्लाइन हो गई है, 5.85% के आसपास आ गई थी ये नवंबर के अंदर। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो आपको ओलीबोर्ड इज़ अ न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अगर ओलीबोर्ड प्रोडक्ट्स पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VMAX। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।